So the next chapter is chapter number 12, which is forensic audit laws and regulations. So basically ये chapter में हम जानेंगे कि forensic audit को जो है वो legal validation कौन कौन से laws में दिया गया है. इसमें हम इंडियन लॉज के बारे में भी बात करेंगे और आउटसाइड ऑफ इंडिया यूएस और यूके के जो लॉज है उसके बारे में भी उनके बारे में भी बात करेंगे. उसके अलावा हम आईसीएसआई का जो एंटी ब्राइबरी कोड है उसके बारे में भी संक्षिप्त में बात करेंगे. So what are the key concepts required or covered under this chapter? FCPA है, OECD है, UNCAC है, IPC है और PCA है. फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? बेसिकली हम जानेंगे कि what are the various penal provisions under Companies Act. फिर प्रोविजंस रिलेटिंग टू रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड है. पहले तो परपिट्रेशन के बारे में है, उसके बाद रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जो प्रोविजंस अप्लीकेबल है कंपनीज एक्ट में वो जानेंगे. फिर रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड अंडर वेरियस लॉज, कौन कौन से अलग अलग लॉज है, जैसे सेबी एक्ट है 1992, आईटी एक्ट 2000 है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है. उसके बाद इंटरनेशनल लॉज है, कौन कौन से अलग अलग लॉज है, यूएनसीएसी है, फिर इंटेग्रिटी पैक्ट है, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 है, यूके ब्राइबरी एक्ट 2010 है. उसके बाद अपने इंस्टीट्यूट का आईसीएसआई का एंटी ब्राइबरी कोड भी जानेंगे. उसके बाद व्हाट इज द आउटलाइन? द आउटलाइन इज वी बिगिन विथ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज फ्रॉड, देन वी go to various laws which define the penalties for perpetrating of fraud, जैसे कंपनीज एक्ट है और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है. उसके बाद रिपोर्टिंग के बारे में जानेंगे, फ्रॉड रिपोर्टिंग अंडर कंपनीज एक्ट, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर के बारे में जानेंगे. ऑडिटर का जो डेफिनेशन है काफ़ी एलाबोरेट है. इसमें इंटरनल ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर और सेक्रेटरियल ऑडिटर, सारे टाइप के ऑडिटरों को इंक्लूड किया गया है. फिर सिमिलर प्रोविजंस ऑफ फ्रॉड रिपोर्टिंग एप्लीकेबल टू कॉस्ट ऑडिटर, सेक्रेटरी ऑडिटर, सेबी एक्ट 1992 के प्रोविजंस जो फ्रॉड से रिलेटेड है. उसके बाद आईटी एक्ट 2000, इंश्योरेंस एक्ट 1938, कंपनी कारो है, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020, पेनल्टी क्या होगी अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988. बहुत हैवी पेनल्टीज है अंडर ऑल लॉज. यू हैव वेरी हैवी पेनल्टीज फॉर परपिट्रेशन एंड नॉन रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, राइट. फिर इनकम टैक्स एक्ट की कुछ प्रोविजंस है उनके बारे में पढ़ेंगे. देन यू हैव भारतीय न्याय संहिता 2023 जो आईपीसी 1860 को रिप्लेस किए हैं. फिर इंटरनेशनल लॉज के बारे में जानेंगे, व्हाट आर द इंटरनेशनल लॉज रिलेटिंग टू फ्रॉड. Many times fraud is not limited to just one country, it is multiple countries. So ये international laws जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है. उसके ही जैसा जो अलग अलग कंट्रीज़ के जो ग्रुप्स है, जैसे UNCAC है, राइट. सो जो कंट्रीज एक साथ मिल के एक साथ एक ग्रुप बना के इन जो फ्रॉड के अगेंस्ट जो स्टेप्स लिए हैं उसके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे. OECD गाइडलाइंस फॉर मल्टी नेशनल एंटरप्राइजेस रिलेटिंग टू कॉम्बैटिंग ब्राइबरी है. फिर उसके बाद बिकॉज सी दिस कंसेप्ट ऑफ फ्रॉड है या ब्राइबरी है, ये एक करप्शन है, ये एक कंट्री से लिमिटेड नहीं है, ये मल्टीपल कंट्रीज में होता है और इट इज़ लिंक्ड, राइट. जैसे हमने फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में भी बात की कि इन जनरल इट्स नॉट लिमिटेड टू जस्ट वन कंट्री. ऐसे हो सकता है कि आपको दूसरे कंट्रीज से भी सहायता लेनी पड़े. तो बेसिकली ये सब कुछ कब हो सकता है? जब यू हैव प्रॉपर प्रोविजंस इन रिस्पेक्टिव लॉज, यू हैव कंट्रीज कमिंग टुगेदर एंड फाइटिंग इट टुगेदर, राइट. फिर इंटेग्रिटी पैक्ट है आईपी, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977, ये यूएस का एक्ट है. फिर यूके ब्राइबरी एक्ट 2010 में प्रोविजंस है फ्रॉड के अगेंस्ट. उसके बाद है आईसीएसआई का एंटी ब्राइबरी कोड. सो चैप्टर चालू करते हैं. What is a forensic audit? Forensic audit is an examination and evaluation of a firm's or individual's financial information for use as evidence in the court of law. हमने ये पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा है कि forensic audit जो है ये बहुत नीश टाइप का ऑडिट होता है. ऑडिट का मतलब है चेकिंग. सो forensic audit is a form of checking, but it is done with a different mindset. ये बेसिकली थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटिव एंगल से किया जाता है क्योंकि हमको पता है कि फ्रॉड हो रहा है, हो सकता है और एक्चुअली हो चुका है.
सो इसका दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम चीज़ ऐसा है कि इसका जो रिपोर्ट है, फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट जो है, वो जनरली कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट होता है एज एविडेंस। तो उसको बनाने के लिए भी थोड़ी सी अलग थोड़ा सा अलग नज़रिया लगता है, थोड़े अलग नीश पॉइंट्स होते हैं जो ध्यान में रखने पड़ते हैं। उसके बाद, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लीगल consequences that a person attracts for being caught in forensic audit, it is necessary to know about the various statutes that talk about the implementation of forensic audits in India. So basically, इंडिया में तीन चार टाइप्स या तीन चार एंगल से फ्रॉड को एड्रेस किया गया है। सो बेसिकली, अगेन गोइंग बैक लिटिल बिट, जब बिजनेस छोटा होता है, एक ही जोग्राफिक लोकेशन में होता है, तो उसका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, जो इम्पैक्ट है वो लिमिटेड होता है। बट एज योर कंट्री प्रोग्रेसेस, जैसे हम डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की तरफ प्रोग्रेस करते हैं, अपने बिजनेसेस बड़े होने लगते हैं, जोग्राफिक लोकेशन भी बड़ा होने लगता है, राइट। इट इज़ नॉट लिमिटेड जस्ट टू इंडिया, इट गोज टू अदर इट गोज टू ओवरसीज, इट गोज टू अदर कंट्रीज ऑल्सो। विद दिस हैपनिंग, बेसिकली जो उनका इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, वो काफ़ी बड़ा होता है। सो बेसिकली, टू एड्रेस दिस इम्पोर्टेंस, यू नीड प्रॉपर लॉज इन प्लेस। अगर एक कंपनी में फ्रॉड हो जाता है, तो बेसिकली वो कंपनी को तो लॉस होता ही है, फाइनेंशियल लॉस होता है, रेपुटेशनल लॉस होता है, लेकिन उसके अलावा काफ़ी अलग अलग लॉसेस होते हैं, जैसे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पे को धक्का पहुंचता है, राइट। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को भी धक्का पहुंचता है, और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, उन पे भी इम्पैक्ट होता है, right? Even their mindset is affected, even their confidence generally goes down when there is a huge fraud happening in any company, राइट। सो ये सब कुछ एड्रेस करने के लिए लॉज काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो अभी इंडिया में काफ़ी अलग अलग एंगल से हमने फ्रॉड को एड्रेस किया है। हमने कौन कौन से एंगल को फ्रॉड को एड्रेस किया है? तो पहले तो हमने फ्रॉड को डिफाइन कर दिया, राइट। सेक्शन 447 में अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 हमने फ्रॉड को डिफाइन किया। फिर हमने फ्रॉड पे बहुत स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज लगा दी। 447 की पेनल्टीज बहुत स्ट्रिंजेंट है, इम्प्रिजनमेंट भी है, और फाइनेंशियल यानी पेनल्टी भी है। सो वो सेकंड चीज़ है। थर्ड चीज़ हमने जो की है, वो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ा दी है। सो रिपोर्टिंग ऑफ अ फ्रॉड, ये जो हमने ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी है, राइट। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप रहा है टू कर्ब फ्रॉड्स इन इंडियन कंपनीज। सो और उसके अलावा हमने ऑडिटर का जो डेफिनेशन है, इसमें सारे टाइप के ऑडिटर इंक्लूड कर दिए, जैसे इंटरनल ऑडिटर को भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर कॉस्ट ऑडिटर जो हम सेक्शन 148 के अंतर्गत अपॉइंट करते हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर फ्रॉड उनकी नज़र में आए तो उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर इवन सेक्रेटरियल ऑडिटर जो है, उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर उनकी नज़र में फ्रॉड आता है तो उनको भी वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट किसको करना पड़ता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को करना पड़ता है। और ये जो रिपोर्टिंग है, इसका एक टाइम लिमिट दिया गया है। जैसे ही आपको ध्यान में आए कि फ्रॉड हो रहा है, उसके 45 डेज के अंदर आपको उसको इमिडिएटली आपको रिपोर्ट करना है ऑडिट कमेटी या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि विद इन 45 डेज ऑफ यू एज एन ऑडिटर रिपोर्टिंग इट टू देम, दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू योर रिपोर्ट विद इन 45 डेज। और जब उनके रिमार्क्स आते हैं, तब उसको इंक्लूड करके आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। ये आपको 60 डेज में करना है, राइट। और अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो विद इन 60 डेज एनीवेज यू हैव टू रिपोर्ट इट, along with you stating the fact that it was reported and there was no response from the auditing company. तो ये काफ़ी stringent laws और regulations बना दिए गए हैं। पेनल्टीज काफ़ी stringent है। ये सिर्फ कंपनीज एक्ट में नहीं है, ये काफ़ी अलग अलग रेगुलेशंस में भी है, राइट। अभी कंपनीज एक्ट में इन्होंने सेक्शन 447, पहले हम पढ़ेंगे फ्रॉड का डेफिनेशन जो सेक्शन 447 में इन्होंने दिया है। सो फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी और एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स एनी एक्ट, omission, concealment or any fact or abuse of position committed by any person or any other person with the connivance in any manner, with intent to deceive or to gain undue advantage or to injure the interests of the company or its shareholders or its creditors or any other person, whether or not there was any wrongful gain or wrongful
loss. Wrongful gain means gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled. Wrongful loss means a loss by unlawful means of property to which the person losing is legally entitled. राइट, सो ये है डेफिनेशन, इन्होंने डिफाइन कर दिया फ्रॉड को. उसके बाद इन्होंने पेनल्टी जो है ये भी डिफाइन कर दी है सेक्शन 447 में. विदाउट प्रेजुडिस टू एनी लायबिलिटी इंक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ एनी डेट अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एनी पर्सन हु इज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ फ्रॉड shall be punishable with imprisonment which shall not be less than 6 months but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine which shall not be less than the amount involved in fraud which may extend to 3 times the amount involved in the fraud. ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बहुत कड़े मेजर्स है, राइट. इम्प्रिजनमेंट है 6 months to 10 years का और पेनल्टी है इक्वल टू अमाउंट ऑफ फ्रॉड और अप टू 3 times ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड. और इसमें और भी स्ट्रिंजेंसी इसके लिए, इफ इट इन्वॉल्व्स पब्लिक इंटरेस्ट, अगर आपने फ्रॉड ऐसा कर दिया जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो उसमें टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो नॉट लेस देन 3 years है. ये काफ़ी कड़ा प्रोविजन है. दिस इज वन प्रोविजन इन द कंपनीज एक्ट. इसके अलावा 20+ अलग अलग सेक्शंस है जो फ्रॉड से डील करते हैं जिनकी जो सज़ा है ये 447 में बताई गई है, राइट. सो इसमें बहुत सारे प्रोविजन है, इन्होंने यहाँ पे लिस्ट दी है और नीचे उन्होंने थोड़े से एग्जांपल्स भी दिए हैं. हम एक आध दो एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे. जैसे इन्होंने सेक्शन 36 में बोला है कि अगर आपने इंड्यूस कर दिया किसी को मनी इन्वेस्ट करने में तो वो भी inducing persons to invest money, the person doing so will be penalized under section 447. 75 1 है जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में बात करते हैं. सो अगर आपने डिपॉजिट्स एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड डिपॉजिटर्स और फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस, अगर डिपॉजिट्स कलेक्ट किए गए फॉर फ्रॉडुलेंट purposes, any officer of the company who accepted the deposit will be subject to the penalty under section 447, राइट. ऐसे इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं. 20+ प्रोविजंस है अलग अलग कंपनीज एक्ट में जो डिफाइन करते हैं कि क्या फ्रॉड के दायरे में आता है और किसको पेनल्टी लगेगी, राइट. सो उसके बाद है फ्रॉड रिपोर्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है. द न्यू एक्ट कास्ट ओनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, सेक्रेटरियल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर भी इंक्लूडेड है to report fraud to the board and the central government. It means that even a small fraud has to be reported. This provision is mandated for all provisions for all professionals. जो भी अपॉइंट किया गया है, जैसे हमने देखा इंटरनल ऑडिटर जो सेक्शन 138 के अंतर्गत अपॉइंट किया जाता है वो द पर्सन कैन बी अदर देन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी, कुड बी अ लॉयर और अनदर फाइनेंशियल प्रोफेशनल ऑल्सो. तो ये सारे जो ऑडिटर है, सारे टाइप्स के ऑडिटर है, इन पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड रिपोर्ट करने की. ये सेक्शन 143(12) टू सेक्शन 143(15) जो है ये क्लियर प्रोसीजर बताता है कि आपको क्या करना है. सो बेसिकली अगर आपको फ्रॉड एज एन ऑडिटर अगर आपको फ्रॉड नज़र आता है तो उसको आपको रिपोर्ट करना है. किन को रिपोर्ट करना है और इमीडिएटली रिपोर्ट करना है. सो देर इज़ नो टाइम लिमिट, देर इज़ नो वेटिंग. बेसिकली you have to report it immediately. You have to report it as an auditor. You have to report it immediately. आप किन को रिपोर्ट करोगे? आप ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करोगे. अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करोगे. Okay, and they are obligated to respond to your complaint within your report within 45 days. उनका 45 days में जब रिस्पॉन्स आता है तो उसको आप अपने रिपोर्ट के साथ जोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करोगे, राइट. दैट शुड हैपन विदिन 60 days. 45 days का जो लिमिट है वो कंपनी को दिया गया है टू रिस्पॉन्ड. उसके बाद 60 days, टोटल 60 days मतलब 45 days plus 15 days. इसका within 15 days after getting the response you will report it to the central government. इसका जो है इंट्रिकेट प्रोसीजर दिया गया है रूल्स में कि रूल 13 है उसमें आपको एज एन ऑडिटर क्लियर प्रोसीजर दिया गया है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे रिपोर्ट करोगे. उसके फॉर्म भी है ADT 4 जिसमें आप रिपोर्ट करोगे. सो दैट इज रूल 13. 13(5) the provision of this rule shall also apply to cost auditor, secretarial auditor and during his performance of duties under section 148 and section 204. Now apart from this SFIO के बारे में भी जानेंगे.
द न्यू लॉ हैज़ ऑल्सो बेस्टोड लीगल स्टेटस ऑन द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जिसको हम SFIO बोलते हैं. Approved agency under the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office is established by the central government to investigate frauds relating to a company. So ये भी एक काफ़ी बड़ा स्टेप है. उसके बाद अलग अलग एक्ट्स में फ्रॉड के बारे में प्रोविजंस हैं, जैसे सेबी एक्ट 1992 में रेगुलेशन 11C empowers the SEBI to direct any person to investigate the affairs of intermediaries or brokers associated with the securities market whose transactions in securities shall be dealt with in manner detrimental to investors. अगर कोई इंटरमीडियरी है जिसके जो काम है वो इन्वेस्टर्स के लिए डेट्रीमेंटल है तो सेबी उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठा सकता है. उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, इसके भी सेक्शन 43 और 44 है, जिसमें पेनल्टी दी गई है कि किन चीज़ों के लिए अनऑथराइज कॉपिंग है, अनऑथराइज एक्सेस है, इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस है, डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम है, डिनाइल ऑफ एक्सेस है, या फिर फैसिलिटेटिंग अनऑथराइज एक्सेस है. ये सारे जो प्रोविजंस है ये IT एक्ट के हैं. उसके बाद इंश्योरेंस एक्ट है 1938, सेक्शन 33 ऑफ द एक्ट एम्पावर्स IRDA to direct any person in that is the investigating authority to investigate the affairs of an insurer. So basically हर एक important industry type में इन्होंने fraud related बहुत stringent rules बना दिए हैं. Now CARO है Companies Auditors Report Order 2020. The act requires the auditor to report to the effect that if substantial part of fixed assets have been disposed of during the year, whether it has affected the going concern status. तो ये रिपोर्ट में भी प्रोविजंस बना दिए हैं कि अगर सब्सटेंशियल एसेट्स आर डिस्पोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर तो गोइंग कंसर्न पे कुछ अगर इफेक्ट हो रहा है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा. अभी पेनल्टीज क्या है, अलग अलग एक्ट्स में पेनल्टीज है. पेनल्टी अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, Section 3 of the Act defines the offence of money laundering as the involvement of a person in any process or activity connected with the proceeds of crime and projecting it as untainted property. मतलब जो laundered money है उसको untainted property के तौर पर दिखाना. Where the scope of integrating forensic audit can be clearly seen. मतलब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि forensic audit का महत्व काफ़ी बड़ा हुआ है. The Prevention of Corruption Amendment Act 2018, इसमें क्या दिया गया है, was amended by POC Amendment Act 2018. Most of the amendments are aimed at tightening the existing provisions in the act and expanding coverage of offences. जब आप डेफिनेशन ही काफ़ी एलाबरेट काफ़ी एक्सपांसिव बना देते हो तो बेसिकली फ्रॉड का जो ये है वो कम हो जाता है. पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड इज reduced if you have a very comprehensive definition of the term. Prevention of Corruption Amendment Act 2018 as passed by the Parliament in July 2018, which amended and brought about significant changes to the extent prevention of corruption to the existing Prevention of Corruption Act 1988. The amendment has made bribe giving a specific offence and has introduced the concept of corporate criminal liability for acts of bribery. ये दो बहुत अहम चीज़ें इन्होंने अमेंडमेंट में की है. पहले तो गिविंग ऑफ ब्राइब को भी इंक्लूड कर दिया है ऑफेंस में, और सेकेंड इज कंसेप्ट ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी, इसको भी काफ़ी बड़ा डेफिनेशन दिया है. अभी बेसिकली ऑल ऑफ दिस जो हम देख रहे हैं दैट द लॉज हैव चेंज, द डेफिनेशन काफ़ी बड़ा हो गया है, पेनल्टी काफ़ी स्ट्रिंजेंट हो गई है. ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये ओवरनाइट नहीं हुई है, ये बहुत मैनी ईयर्स से अलग अलग चीज़ें होती गई. स्टेप वाइज इन्होंने फ्रॉड के प्रॉब्लम को एड्रेस किया है. अभी ये जो इनका टाइमलाइन है ये हम क्विकली देखेंगे. सो 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया गया, जिसके अंतर्गत डिमोनेटाइजेशन ऑफ ₹500 and 1000 बैंक नोट्स किया गया. उसके बाद 2017 में काफ़ी बड़े पैमाने पर जो शेल कंपनीज थी, जो शेल कंपनीज का मीनिंग ये है जो कंपनीज सिर्फ इन जनरल सिर्फ पेपर पे होती है, उसके अलावा नॉट जस्ट ऑन पेपर बट दे आर इनकॉर्पोरेटेड विथ मैलिशियस इंटेंट. ओके,
सो ऐसे कंपनीज को आइडेंटिफाई करके उनको स्ट्रक ऑफ किया गया। एक दो कंपनी नहीं, 2,24,000 कंपनीज के साथ ये किया गया। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वॉलंटरी स्ट्रक ऑफ 2,24,000 शेल कंपनीज एंड इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूसेज ऑफ बैंक अकाउंट्स एंड ट्रांसफरेंस ऑफ कंपनी प्रॉपर्टी। काफ़ी बड़ा स्टेप रहा था। उसके बाद एक्शन टेकन टू डिस्क्वालीफाई डायरेक्टर्स। इन्होंने ना एक ही साइड से फ्रॉड पे अटैक नहीं किया, तो अलग अलग साइड से so as to actually minimize the problem of fraud, right? Action was taken to disqualify directors who failed to comply with specific requirements under the Companies Act 2013. उसके बाद इन्होंने the ministry also announced that if the director or other authorized signatory of a struck off company tried to siphon off money from the company's bank account, he or she will be punished with a prison term of anywhere between 6 months to 10 years. तो काफ़ी कड़े प्रोविजंस बना दिए। एंड वेयर द फ्रॉड इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट, द मिनिमम imprisonment shall be 3 years and may also involve a fine up to 3 times of the amount involved। ये सेक्शन 447 से सिमिलर है। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हैज क्रिएटेड अ स्पेशल टास्क फोर्स। मतलब ये इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ये सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी से हो रहा है। जैसे पीएमओ में ही इन्होंने एक स्पेशल ऑफिस बिठा दिया टू ओवरसी द ड्राइव अगेंस्ट सच डिफॉल्टिंग कंपनीज। So you know that it's flowing from the top so far as the government is concerned। फिर 2018 में इन्होंने ऑर्डिनेंस टू कंपनीज एक्ट 2013 was promulgated, reintroducing the requirement to declare the commencement of business for newly incorporated companies, which may restrict the opening of shell companies। So commencement of business जो है ये फिर से डिक्लेयर करने की जो प्रोविजन है ये इन्होंने फिर से री इंट्रोड्यूस्ड इट। बेसिकली जो शेल कंपनीज है उनको उनका प्रॉब्लम एड्रेस करने के लिए ये प्रोविजन लाया गया था। अभी संक्षिप्त में शेल कंपनीज के बारे में जानेंगे। शेल कंपनीज बेसिकली कंपनीज विच डू नॉट हैव any particular business of their own, but they are incorporated actually to hold particular assets या hold investment in other companies। ये per se it is not an illegal thing, but when shell companies are formed with malicious intent or intent of only defraud, उस इंटेंट से जब कंपनीज बनती है तब उनको शेल कंपनीज मतलब तब उन पे कार्रवाई होती है। शेल कंपनीज जनरली होती है होल्डिंग कंपनीज जो होती है दे आर एज सच फॉर्म विद गुड इंटेंट। जो इंटेंट अगर उनका सही है, जस्ट टू होल्ड एसेट्स है या फिर जस्ट टू होल्ड इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज है, ये गलत नहीं होता। लेकिन शेल कंपनी जब हम मैलिशियस इंटेंट के साथ बनाते हैं, सिर्फ इधर से उधर फंड्स ट्रांसफर करने के लिए बनाते हैं, जब उसमें एक्चुअल बिजनेस नहीं होता तब वो गलत है एंड तब वो स्ट्राइक ऑफ हो सकते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है। इस कंसेप्ट को भी आप इन डेप्थ स्टडी कीजिए। उसके बाद उन्होंने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना दिया, CVC हैज़ ऑल्सो टेकन सर्टेन प्रोएक्टिव actions recently, such as advising all central government departments to on quicker disposal of pending corruption cases। So basically इन्होंने corruption cases को भी fast track करने का प्रयास किया है। CVC has an online complaint management system where individuals can register complaints in this regard। उसके बाद SFIO है, हमने पहले भी देखा। SFIO द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस investigative arm of MCA has increased the pace of investigation over past couple of years। The Supreme Court has expanded the ambit of the definition of public servant। ये बहुत important एक ये रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पब्लिक सर्वेंट है, जनरली पहले पब्लिक सर्वेंट मतलब हम समझते थे सिर्फ सरकारी जो एम्प्लॉयज़ है उनको हम पब्लिक सर्वेंट समझते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये पर्टिकुलर केस में प्राइवेट बैंक्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में ला दिया। दिस इज बिकॉज देयर ड्यूटीज आर पब्लिक इन नेचर। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये केस आप ध्यान रखिएगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बैंक सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड सेल वर्सेस रमेश गेली, February 23, 2016 का केस है, thereby bringing them under the purview of anti-corruption laws। उसके बाद द हाइलाइट्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 के बारे में बात करेंगे। अनड्यू एडवांटेज को ठीक से डिफाइन किया गया। डेफिनेशन ऑफ अनड्यू एडवांटेज, द अमेंडमेंट प्रोवाइड्स दैट एनी पब्लिक सर्वेंट हु एक्सेप्ट्स or attempts to accept from any person any undue advantage either for himself or for any other person in lieu of performance of a public duty shall be punishable with imprisonment for a minimum period of 3 years।
and maximum of 7 years. The Amendment Act defined undue advantage. So basically, जब आप when you actually have clear definition of things within the law, it's very easy to identify whether a particular thing is, say अभी इस केस में undue advantage है या नहीं है, right? The Amendment Act has defined undue advantage to mean any gratification other than legal remuneration that a public servant is permitted to receive. Further gratification is not limited to pecuniary gratifications or to gratifications estimable in amount of money. मतलब सिर्फ monetary अगर ये है तो ही उसमें आएगा, ऐसे नहीं. अदर देन मॉनेटरी भी इन्होंने इस डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया है. बाय वर्च्यू ऑफ सच एक्सपांसिव डेफिनेशन, इवन नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशंस such as a better posting, post-retirement benefits, gifts and favors not estimable in money can also be covered under the ambit of undue advantage. मतलब अगर आपने undue advantage लिया तो the penal provisions apply. और ये undue advantage का जो definition है काफी expansive बना दिया है. Persons liable to offering a bribe, इन्होंने दोनों दोनों को इंक्लूड कर दिया. मतलब ब्राइब लेने वालों को तो इंक्लूड किया ही है, ब्राइब देने वालों को, गिवन ऑफ ब्राइब इज आल्सो नाउ एन ऑफेंस, right? Persons liable for offering a bribe to public servants. Previously, the PC Act did not contain a separate provision for a person who gives or promises to give an undue advantage. यानी bribe देने वालों को भी अभी इंक्लूड किया है. But the Amendment Act makes giving a bribe, giving an undue advantage by a person to a public servant a specific punishable offense with 7 years of imprisonment or fine or both, right? लेकिन इन्होंने एक चीज की है कि अगर आप किसी को ब्राइब दे रहे हो और दैट पर्सन एक्चुअली रिपोर्ट्स इट विद इन 7 days, सो देन ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दीज स्ट्रिक्ट प्रोविजंस, राइट? ये पहले 7 days वाला जो ये था प्रोविजन था वो पहले नहीं था. So, however, if a person is forced or coerced to give an undue advantage but reports the same to the concerned authority within 7 days of doing so, he shall be not liable under the same. वो liability से बाहर हो जाएंगे. Further, as per the PC Act, during a corruption trial, if a person made a statement that he gave an undue advantage to a public servant, it would not be used to prosecute him for the offense of abatement. The Amendment Act omits this provision. Effectively, it may become a potential risk for bribe givers to testify against the corrupt, and they may be discouraged from appearing as witness in a trial against public servants. ये जो 7 days वाला इन्होंने ये इंक्लूड किया है, क्या बोलते हैं, लिमिट इंक्लूड किया है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. अर्लियर ऐसे होता था कि लोग बाद में भी सडनली आफ्टर मेनी ईयर्स, बिकॉज देयर वाज नो लिमिट, आफ्टर पर्टिकुलर टाइम भी आके बोलते थे कि हमने भी ब्राइब दिया था, एंड देन द केस यूज्ड टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट. तो अभी ये जो है ये इन्होंने बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट ये इन्होंने क्लोज कर दिया है, राइट? Offering of bribes by commercial organizations. The Amendment Act has defined commercial organization. ये काफ़ी important है कि इन्होंने कंपनी को भी इस दायरे में ला दिया है. The Amendment Act has defined commercial organization to mean not just a company or partnership incorporated in India and carrying on business in India or outside India, but also a body or a partnership firm incorporated or formed outside India but carrying on business in India. So इसका भी definition इन्होंने काफ़ी बड़ा बना दिया है. A commercial organization. Section 9 of the PC Act has been substituted by Amendment Act to provide for specific provision for offences committed by commercial organizations and persons associated with it. It provides that if a commercial organization commits any offence listed out in the PC Act with the intention to obtain or retain business or obtain or retain an advantage in the conduct of business, then such commercial organization shall be punishable with fine, quantum of which has not been described in the Amendment Act. मतलब इन्होंने कंपनीज को भी इंक्लूड कर दिया कि अगर आप कोई अनड्यू एडवांटेज देकर बिजनेस बढ़ाते हो तो उसको भी इस डेफिनेशन में बढ़ा दिया. Now, how will the companies actually ensure that they are free of this penalty? The Amendment Act mandates central government to formulate and prescribe guidelines to prevent persons associated with commercial organizations from bribing any public servant. मतलब basically a situation where MNC wants to expand, either conduct or expand existing business in India and thinks of bribing any public servant, तो उन जैसे केसेस के लिए ये लॉ अप्लीकेबल होगा.
A commercial organization can defend itself when accused of any offense under PC Act if it proves that it had adequate procedures in place to ensure compliance with such guidelines issued by central government to prevent persons associated with commercial organization from undertaking any such conduct. मतलब ये कंपनीज अभी बचेंगे कैसे, राइट? हाउ विल द कंपनीज ensure that they don't fall under this provision? So basically the company can prove कि हमारे पास internal provisions है, हम ट्रेनिंग देते हैं अपने सारे एम्प्लॉयज़ को, ट्रेनिंग देते हैं, डिफाइन वी इन्फॉर्म देम कि भैया ये नहीं अलाउड है, ये ब्राइबरी दिस विल अमाउंट टू ब्राइबरी, इसको मत कीजिए, ऐसे टाइप के अगर ट्रेनिंग्स देते हैं या फिर एक इंफॉर्मेटिव ईमेल्स जाते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस जाते हैं, सो आप देखेंगे कि काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज में इसके कंप्लायंस के लिए अलग अलग ट्रेनिंग मैनुअल्स होते हैं और एम्प्लॉयज़ को वो ट्रेनिंग मैनुअल्स अटेंड करके उसके ऊपर एक आइडियली एक छोटा सा क्विज टाइप लेते हैं वो लोग, एंड दे इंश्योर दैट द basically इसका what is the point of doing all this? They ensure that your employees are aware that this behavior is not acceptable, right? ये bribery का definition ये है, इसको ना करिए ऐसे। अगर आप you can prove that you have already taken these measures, then basically you will be saved from this provision. Further, if such an offence is proved to have been committed with the consent or connivance of any director, manager, secretary or other officer of the organization, then such person shall be prosecuted under the act. मतलब इन्होंने अभी not only the employee but also director, मैनेजर, सेक्रेटरी, कोई भी जो है, जो जिनके कहने पे या जिनके कनिवेंस में ये हुआ है, मतलब उनके उनके साथ मिलकर हुआ है, उनको भी पेनल्टी के दायरे में लाया गया, उनको भी प्रोसिक्यूशन के दायरे में लाया गया है। ओके, फिर रीडिफाइनिंग क्रिमिनल मिसकंडक्ट, इसमें बेसिकली क्या किया है, स्कोप ऑफ क्रिमिनल मिसकंडक्ट हैज नैरोड, मतलब जो स्कोप है उसको कम कर दिया, लेकिन थ्रेशहोल्ड टू एस्टैब्लिश द ऑफेंस ऑफ पोजेशन ऑफ डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स हैज बीन इंक्रीज्ड बाय द एक्ट। सो इन्होंने क्या किया है, अंडर द पीसी एक्ट क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट इंटर आलिया इंक्लूडेड using illegal means to obtain valuable thing, abusing its position as a public servant, obtaining a valuable thing or monetary reward without public interest for any person. The Amendment Act replaces this provision with truncated definition को और focused बना दिया है, जैसे misappropriation or conversion of for his own use, any property entrusted to or under the control of a public servant, and amassing assets disproportionate to known sources of income. अगर ये दो चीजें होती है, to prove the latter, the intention to acquire assets disproportionate to income must also be proved, in addition to possession of such assets. Thus, the scope of criminal misconduct has been narrowed, and the threshold to establish the offence of possession of disproportionate assets has been increased by the Amendment Act. प्रायर सैंक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। सो पहले जो है प्रायर अप्रूवल लगता था फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, अभी उन्होंने क्या कर दिया है, अमेंडमेंट एक्ट एक्सटेंड्स दिस प्रोटेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर अप्रूवल टू इन्वेस्टिगेशन प्रायर टू प्रोसिक्यूशन। उन्होंने प्रोसिक्यूशन के पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा, और ये जो परमिशन है ये पहले सिर्फ एग्जिस्टिंग पब्लिक सर्विंग पब्लिक सर्वेंट्स के लिए होता था। अभी इन्होंने ये जो प्रोविजन है ये रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट्स के लिए भी कर दिया है। सो बेसिकली सच प्रोविजन इज एक्सटेंडेड टू फॉर्मल ऑफिशियल्स एज वेल फॉर ऑफेंसेस डन वाइल इन ऑफिस। जो रिटायर्ड लोग हैं या फिर फॉर्मल लोग हैं, जो ऑफेंस उन्होंने व्हेन दे वर पब्लिक सर्वेंट्स अगर किया हो, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी आपको प्रायर परमिशन लगेगा। The third provision to Section 91 provides for a directory, not mandatory, time period of 3 months within which the appropriate government must convey the decision to for such sanction. 3 महीने में permission देना पड़ेगा. Additionally, the central government may prescribe guidelines for grant of sanction or for prosecution. फिर है attachment of property. The Amendment Act has provided for application of Prevention of Money Laundering Act 2002 and Criminal Law Amendment Ordinance 1944 for attachment and administration of property procured by means of an office under the PC Act. उसके बाद टाइम फ्रेम फॉर ट्रायल है, इन्होंने कोशिश की है कि ट्रायल जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। The PC Act did not provide any time frame within which the trial has to be completed. However, the Amendment Act
now prescribes that the special judge shall endeavor to complete the trial within 2 years, extension of 6 months at a time. But this is again, this is just a directory provision, so it is less likely to be followed. फिर है enhancement of punishment. Punishment has been increased from a minimum imprisonment of 6 months to 3 years, and from a maximum of 5 years to 7 years, with or without fine. Punishment of for abatement of office has also been increased by the same quantum. तो बेसिकली stringent करने के हिसाब से इन्होंने punishment को भी increase कर दिया है. अभी ये रही बात पीसी एक्ट की. अभी आएंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में. इनकम टैक्स एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविजंस है जो यू नो विच टेल यू दैट इफ देयर इज एनी unexplained credit or money, ill gotten money, in normal terms, ill gotten money अगर है तो उसके ऊपर काफ़ी हाई टैक्स लगा दिया गया है. टैक्स भी नो एज हाई एज 60% है, और उसके ऊपर एक 10% का सेस भी लगा दिया है. अभी ये क्या प्रोविजंस है? सेक्शन 68 के प्रोविजंस है. Section 68 is what cash credit. So if SSC offers no explanation about the nature and source of so unexplained, basically unexplained अगर cash credits है तो the sum so credited may be charged to income tax as income of the SSC of that previous year. अगर unexplained cash credit है तो उसको income tax लगेगा. उसके बाद है unexplained investments under section 69. So value of those investments shall be deemed to be income of the SSC. इस पे टैक्स क्या लगेगा ये इन्होंने नीचे दिया है. फिर है unexplained money under section 69A. As per the provisions of section 69A, where in any financial year SSC is found to be the owner of any money, bullion, jewelry, or other valuable article, and such money, bullion, jewelry, or valuable article is not recorded in the books of accounts, if any, maintained by him or any source of income, एंड एसएससी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन. मतलब बुक्स में भी नहीं है और एक्सप्लेनेबल भी नहीं है, एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पा रहे हैं. ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ द मनी, बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल, or the explanation offered by him is in the opinion of the assessing officer is not satisfactory. जो explanation दिया है वो satisfactory नहीं है. The money or value of the bullion, jewelry or other valuable article may be deemed to be income of the assessee in that financial year. मतलब अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे या फिर एक्सप्लेनेशन जो दिया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है असेसिंग ऑफिसर को, तो उसका जो वैल्यू है, जो अनएक्सप्लेन मनी का वैल्यू है, वो आपके इनकम में एज एन एसएससी के इनकम में ऐड कर देंगे. The excess amount shall be deemed to be income of the SSC. अभी अगर amount of investments not fully disclosed in the books, section 69B है. As per the provisions of section 69B, where in any financial year the SSC has made investments or is found to be the owner of any bullion, jewelry, and that amount expended on making such investment or in acquiring such bullion, jewelry or other valuable article exceeds the amount recorded in this behalf in the books. मतलब जो बुक्स में रिकॉर्ड किया है उससे ज़्यादा वैल्यू का अगर ये है by the SSC or any source of income, and the SSC offers no explanation. The excess amount, मतलब either आपने money, billion, jewelry, either आपने books में record ही नहीं किया है, तो अगर record नहीं किया है तो जो भी उसका value है वो assessing officer will add. Unexplained अगर है, okay, if you explain then it's a different story. If you cannot explain, he will add the entire amount. और अगर आपने partially include कर दिया है आपके books of accounts में, तो जो एक्सेस अमाउंट है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो उसको भी आपके इनकम में जोड़ देंगे. अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर सेक्शन ये सेक्शन 69C है. एज पर सेक्शन 69C, वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर एन एसएससी has incurred any expenditure and offers no explanation about the source of such expenditure as a part thereof, or the explanation, if any, offered by him in the opinion of the assessing officer is not satisfactory, the amount covered by such expenditure or part thereof, as the case may be deemed to be the income of the SSC of such financial year. मतलब आपने खर्चा कर दिया और आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि जो खर्चा किया उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आइदर पार्शियली और कम्प्लीटली, तो फिर जो अमाउंट आपने एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो असेसिंग ऑफिसर को, उसको आपके इनकम में जोड़ देंगे. अभी ये सब जो अनएक्सप्लेन मनी है या फिर अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर है, ये सब जो असेसिंग ऑफिसर जोड़ रहे हैं आपके फाइनेंशियल आपके इनकम में फॉर द फाइनेंशियल ईयर, इसका टैक्स क्या लगेगा? तो इसका टैक्स लगेगा 60%. ये दिया गया है अंडर सेक्शन 115 BBE.
सिर्फ यहाँ नहीं रुकते हैं, उसके अलावा आपको तो 60% टैक्स तो लग ही जाएगा वो जो अनएक्सप्लेन मनी है उसके ऊपर। एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 271 AAC of the Act, where the income determined includes any income referred to in section 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D for any previous year, the assessee shall pay by way of penalty in addition to tax payable under section 115 BBE a sum computed at the rate of 10% of the tax पेएबल अंडर सेक्शन 115 BBE, मतलब 60% के अलावा 10% ही आपको पे करना है। ओके, सो ये रही बात इनकम टैक्स एक्ट 1960 की। अभी हम जानेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में, जो इंडियन पिनल कोड 1860 है इसको रिप्लेस किए हैं। सो सेक्शन 200 ऑफ द BNS, पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेजिंग इन ट्रेड, whoever being a public servant and being legally bound as such public servant not to engage in trade, engages in trade shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or fine or with both। तो इसमें BNS में भी अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं जो डिफाइन करेंगे कि क्या अनएक्सेप्टेबल है और उसके एंड ऑल्सो व्हाट आर दी पेनल्टीज फॉर दोज अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स। सेक्शन 168 है जो ब्राइबरी के बारे में है। Read with section 7 of PC Act, whoever commits the offence of bribery shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both, provided that bribery by treating shall be punished with fine only। उसके बाद है सेक्शन 312 डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, 314 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 316 इज cheating, 334 2 is forgery, 334 3 is intending forgery with the intent of documentation or electronic record shall forged shall be used for the purpose of cheating, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। फिर सेक्शन 333 है मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। उसके बाद सेक्शन 337 है हैविंग पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 335 और 336 नोइंग इट टू बी फोर्ज्ड एंड इंटेंडिंग टू यूज इट एज जेन्युइन। उसके बाद है सेक्शन 338 विच इज फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड यूजिंग इट एज जेन्युइन। सो ये रही कुछ प्रोविजंस BNS की। उसके बाद है व्हाट आर द पेनल्टीज अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। Section 4 punishment for money laundering, whoever commits the offence of money laundering shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years and shall be also liable to fine which may extend to 5 lakh rupees, provided that where the proceeds of the crime involved in money laundering relates to any offence specified under paragraph 2 of part A। ये जो description है ये थोड़ा सा narcotics से related है। The provisions of this section shall have effect which may extend to 7 years, मतलब it is much more serious than the earlier one, so which may extend to 7 years and which 7 to 10 years, so basically which may extend to 7 years, the words which may extend to 10 years have been substituted। ओके, ये रही बात अपने इंडियन लॉज की। अभी जानेंगे इंटरनेशनल लॉज के बारे में। सो करप्शन इज अ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इशू एट अ ग्लोबल लेवल। ये हमने पहले भी बात की कि ये सिर्फ अपने देश से सीमित नहीं है, ये हर एक देश का प्रॉब्लम है और ये एक्चुअली पूरे विश्व का एक कॉमन प्रॉब्लम है। करप्शन है, ब्राइबरी है, राइट। सो अभी बेसिकली अगर एक कंट्री में करप्शन, ब्राइबरी, ये सारी चीज़ें अगर चलती है तो वो कंट्री के साइकी में थोड़ा सा इफेक्ट होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। लोग समझते हैं देयर इज़ लॉस ऑफ फेथ इन द गवर्नमेंट, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम सोचते हैं कि अरे ये सरकार में, अगर सरकार के साथ अगर हमें कोई भी काम करना हो, सरकार से कोई भी काम कराना हो, सरकार तो अपनी है, हम डेमोक्रेसी में हैं, हमने ही इनको इलेक्ट किया है, लेकिन हमको अगर सरकार से कोई काम करवाना है तो फिर हमको करप्शन और ब्राइबरी ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। जब ये आपके मन में आ जाता है ना, एज अ सोसाइटी, एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, अगर ये आपके मन में आ जाता है वो बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि आपका जो साइके है, मोरल है, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर जाता है। इसके लिए ये जो प्रॉब्लम है करप्शन ब्राइबरी का, ये देश हित में नहीं है,
right? A less corrupt country is likely to have more growth, improved foreign investments, a higher pay per capita income, lower infant mortality, increased literacy, stronger property rights, increased business growth and many other additional benefits. अगर जिस कंट्री में करप्शन, ब्राइबरी, ये सारी चीज़ें कम होती है, उस कंट्री में ओवरऑल इन्वेस्टर्स का विश्वास काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि आप सरकार के साथ काम करने में easy, there is ease of doing work with the government, तो बिजनेस ज़्यादा होते हैं, राइट? बिजनेसेस का ग्रोथ जो है, ओवरऑल साइकी पॉजिटिव होता है, सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है, इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए ग्रोथ ज़्यादा जल्दी होती है। और ये जो अलग अलग दूसरी जो चीज़ें हैं सोसाइटी से लिंक्ड, पर कैपिटा इनकम अच्छा होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो जाता है, तो ग्रोथ को एक बूस्ट मिलता है, कंट्री के ग्रोथ को बूस्ट मिलता है। अगर इसके ऑपोजिट अगर करप्शन, ब्राइबरी ज़्यादा है, तो बेसिकली द साइकी इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी इज लो एंड नेगेटिव, जो अच्छी बात नहीं है, राइट? अभी जानेंगे यूएनसीएसी के बारे में। So the United Nations Convention Against Corruption, UNCAC, is a multilateral treaty or agreement that has been negotiated by member states of the United Nations and promoted by the UN Office on Drugs and Crime. It is one of several legally binding international anti-corruption agreements that require state parties to abide by treaty to implement several anti-corruption measures and mainly focus on 5 areas. अभी ये 5 एरियाज कौन से हैं, इन्होंने यहाँ पर नीचे दिए हैं। पहले है प्रिवेंटिव मेजर्स, सेकेंड है क्रिमिनलाइजेशन एंड लॉ एनफोर्समेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, फिर असेट रिकवरी एंड टेक्निकल असिस्टेंस है, एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है। सो हमने जाना कि फ्रॉड जो है, स्पेसिफिकली जो आईटी रिलेटेड फ्रॉड है, ये अलग अलग कंट्रीज में होता है। द इफेक्ट इज नॉट ओनली इन वन कंट्री, और इट मे सो हैपन दैट इट्स इफेक्ट इज इन वन कंट्री बट इट इज परपेट्रेटेड फ्रॉम अदर जोग्राफिक लोकेशन। तो इसमें जो है ना, ये एक साथ अलग अलग कंट्रीज को एकजुट होके काम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो यूएन जैसी जो संस्थाएं है, यहाँ पर यहाँ पर काम करती हैं। सो बेसिकली मल्टीलैटरल ट्रीटीज होते हैं। सो कंट्रीज कम टुगेदर एंड एग्री कि हम एकजुट होकर इसके इसके अगेंस्ट हम काम करेंगे। सो अलग अलग एरियाज में ये यूएनसीएसी जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग एरियाज में काम करती है। ये 5 एरियाज इन्होंने यहाँ दिए, फोकस एरियाज जो है। प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, सब मिलके प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, सब मिलके ऐसे लॉज, जैसे इंडिया में हमने इतने सारे लॉज देखे कि हम ऐसे लॉज बना देंगे कि फ्रॉड हो ही ना हमारी कंट्री में। हर एक ने अपने अपनी कंट्री में अगर ऐसे लॉज बना दिए, तो बेसिकली फ्रॉड को जगह ही नहीं बचेगी। उसके बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन करेंगे, जो विल कोऑपरेट विद ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, एसेट रिकवरी है, या फिर कोई लीगल मैटर है, एक्सचेंज ऑफ अगर क्रिमिनल आपके यहाँ का परपिट्रेटर दूसरे कंट्री में चला गया, तो उसको जो है अगेन गेटिंग बैक टू योर ओन कंट्री सो दैट यू कैन प्रोसिक्यूट इट एज पर योर लॉज एंड रेगुलेशन। ये सारी जो एक साथ मिलकर काम करने की जो प्रक्रिया है, ये यूएनसीएसी में दी गई है। उसके बाद है ओईसीडी, जैसे यूएनसीएसी है वैसे ही ओईसीडी के गाइडलाइंस है फॉर मल्टी नेशनल एंटरप्राइजेस रिलेटिंग टू कॉम्बैटिंग bribery. The guidelines for multinational enterprises prescribed by the OECD are most wide-ranging set of government supported recommendations on responsible business conduct in existence today. The governments adhering to the guidelines aim to encourage and maximize the positive impact of MNEs for sustainable development and enduring social progress. MNEs की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वो सोशल प्रोग्रेस लाती है, एक कंट्री को आगे बढ़ने में, डेवलप होने में मदद करती है। तो इनको जो है, इनका जो सस्टेनेबिलिटी है, इनका जो प्रोग्रेस है, ये सोसाइटी से काफ़ी क्लोजली लिंक्ड है। It provides guidance for responsible business conduct in areas such as labor rights, environment, information disclosure, combating bribery, consumer interest, competition, taxation, and intellectual property rights. ये अलग अलग एरियाज में इनके गाइडलाइंस है।
फिर आता है इंटेग्रिटी पैक्ट. इंटेग्रिटी पैक्ट इज अ टूल डेवलप्ड एंड लॉन्च बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल टू हेल्प डिफरेंट बिजनेसेस, गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटीज टू order to equip them to fight corruption in the field of public procurements and public contracting. ये बहुत स्पेसिफिक एरिया एड्रेस करता है, लेकिन बहुत ज़रूरी एरिया है. पब्लिक कॉन्ट्रैक्टिंग में जो ब्राइबरी होती है, इसको एड्रेस करने के लिए इंटेग्रिटी पैक्ट बनाया गया है. The Transparency International had established mutual contractual rights and obligations to reduce the high cost and corruption involved in the public contracts. The main objective of Integrity Pact is to make the public procurement process transparent by binding both parties to the contract. It also envisages a monitoring role for civil society, who is ultimate beneficiary of the government action. IP should cover all activities related to the contract from pre-selection of bidders, bidding and contracting, implementation, completion and operation. So ये specific public area वाले जो contracts है, इसके लिए बनाया गया है, बहुत अहम है और बहुत उपयुक्त है. So the next is Foreign Corrupt Practices Act of 1977. This is basically a act in the US. So FCPA Act 1977 is a United States federal law that contains two main provisions. So basically इसके जो provisions है ना, ये दो एंगल के हैं. एक है accountancy, transparency in accountancy, और दूसरा है bribery. Right, addresses accounting transparency requirements under the Securities Exchange Act of 1934 concerning bribery of foreign officials. The act was amended in 1988 and then in 1998. Both bribery, it includes both bribery and accounting transparency provisions. So ये एक्ट किस पे अप्लाई होता है? Any person who has a certain degree of connection with the US and engages in foreign corrupt practices. Any act by US businesses, foreign corporations trading securities in US, American nationals, citizens and residents acting in furtherance of foreign corrupt practice, whether or not they are physically present in US. So basically इस एक्ट का भी दायरा काफ़ी बड़ा है. In the case of foreign natural and legal persons, the act covers their deeds if they are in the US at the time when the at the time of corrupt conduct. The ideology of FCPA is to make it illegal for companies and their supervisors to influence foreign officials with any personal payments or rewards. So basically इसका जो aim है, ये corruption को ख़त्म करना है. राइट, आइडियोलॉजी टू मेक इट इलीगल, बेसिकली इलीगल बना दिया है कंपनीज को और उनके सुपरवाइजर्स को टू इन्फ्लुएंस फॉरेन ऑफिशियल्स विद एनी पर्सनल पेमेंट्स और रिवॉर्ड्स. Under FCPA, it must be proved that the person offering the bribe did so with corrupt intent. ये corrupt intent जो है, ये काफ़ी important है. It has to be proved that the bribe was given with corrupt intent. The FCPA only covers active bribery, that is to say the giving of bribe. The taking of bribe is not covered. The act concerns the intent of bribery rather than the amount. तो amount का कोई threshold mention नहीं किया है. Therefore, there is no requirement of materiality. Offering anything of value as bribe, whether in the form of cash or non-cash items, is prohibited. ये रही ब्राइबरी की बात. अभी अकाउंटिंग प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे. द FCPA ऑल्सो रिक्वायर्स द कंपनीज हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड इन द US टू मीट अकाउंटिंग प्रोविजंस. दीज प्रोविजंस ऑपरेट इन टैंडम विद एंटी ब्राइबरी प्रोविजंस and require respective corporations to prepare and keep books of accounts and records accurately and fairly reflect the transactions of the corporations, and to devise and maintain an adequate system of internal accounting controls. An increasing number of corporations are taking additional steps to protect their reputation and reduce their exposure by employing services of due diligence companies tasked with vetting third-party intermediaries and identifying easily overlooked government officials embedded in otherwise privately held foreign firms. सो बेसिकली जब आपका रेगुलेशन थोड़ा सा बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है या फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो जनरली यू टेंड टू हायर एक्सपर्ट्स इन दैट particular legislation, and you see to it that you are complying with
ऑल प्रोविजंस ऑफ दैट लेजिस्लेशन। तो यही यहाँ पर ये बता रहे हैं। उसके बाद है ब्राइबरी एंड फैसिलिटेशन पेमेंट। तो बेसिकली फैसिलिटेशन पेमेंट जो होता है वो ग्रीस पेमेंट्स, दे आर ग्रीस पेमेंट्स, बेसिकली दे आर पेमेंट्स टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू एक्सपेडिट देयर परफॉर्मेंस इन रूटीन ड्यूटीज। मतलब जो वो काम एनीवेज जो करना उनकी जिम्मेदारी है उसको एक्सपेडिट करने के लिए जो पेमेंट्स दिए गए हैं उसको ग्रीस पेमेंट्स बोलते हैं। ये ग्रीस पेमेंट्स जो है ये बेसिकली FCPA में कवर्ड नहीं है, लेकिन ये लोकल लॉज को वायोलेट करते हैं। So the exception focuses on purpose of payment rather than its value. Again FCPA में जो भी provisions दिए गए हैं उसका कोई ऐसे minimum threshold या value नहीं है, materiality जो है उसका कोई अहमियत इसमें नहीं है। So with reference to payment to foreign officials, the Act draws a distinction between bribery and facilitation or grease payments, which may be permissible under the FCA, but may still violate local laws. The primary distinction is that grease payments or facilitation payments are made to officials to expedite their performance of the routine duties which they are already bound to do। मतलब उनका वो काम ही है करना, उसको जिस एक्सपेडिट करने के लिए जो पेमेंट्स दिए जाते हैं उसको ग्रीस पेमेंट्स बोलते हैं। ये FCPA में स्पेसिफिकली इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये लोकल लॉज को वायोलेट करते हैं। The exception focuses on purpose of payment rather than its value. So materiality का कोई concept यहाँ पर नहीं है। Successor's liability for FCPA violation. The Act provides that a US company acquiring a foreign firm could face a successor liability under the FCPA violation committed by foreign firm prior to being acquired. Acquisition के पहले अगर कोई violation है वो भी cover किया गया है। Generally, acquiring companies may be liable as a successor for pre-existing FCPA violations committed by an acquired company where those violations are subject to the FCPA jurisdiction when committed. ओके सो अगर आपने कोई कंपनी एक्वायर की है और एक्विजिशन के पहले अगर उन्होंने कोई वायलेशन किया हो तो भी वो आपके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Many companies have now adopted anti-bribery, anti-corruption solutions to combat this risk and help protect themselves from fine and reputational damage. उसके मतलब एक्विजिशन के बाद आपको डैमेज होगा, राइट। सो इसको एड्रेस करने के लिए एंटी ब्राइबरी, एंटी करप्शन सॉल्यूशंस जो है ये बहुत सारी कंपनीज यूज़ कर रही हैं टू हेल्प प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम सच फाइनेंशियल एंड रेपुटेशनल डैमेज। पेनल्टी काफ़ी तगड़ी पेनल्टी है FCPA के अंडर। So for offences committed under the FCPA, an individual can be fined up to $250,000 per violation and may be valued up to 5 years, may be given up to 5 years of imprisonment. A company under the FCPA is liable for a fine of up to US$ 20 lakhs per violation. So काफ़ी बड़े penalties भी इन्होंने लगा रखे हैं। Next है the United Kingdom Bribery Act 2010. The United Kingdom Bribery Act 2010 is an act of the Parliament of the United Kingdom that covers the criminal law relating to bribery. Okay, the act defines all previous statutory and common law provisions in relation to bribery, the bribery of foreign public officials, and the failure of a commercial organization to prevent bribery on its own behalf. The objective of this act is to provide a modern legislature that effectively deals with an increasingly sophisticated cross-border use of bribery and carry out the prosecution of bribery by individuals and organizations both within the UK and overseas. So basically जैसे हमने US का एक्ट देखा वैसे ही ये UK का एक्ट भी है जो within UK and outside of UK दोनों केसेस में जो ब्राइबरी है उसको कर्ब करने की कोशिश करता है। It applies to United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. अभी ये साइलेंट फीचर्स क्या है इनके, ये क्रिमिनलाइज करता है, क्रिमिनलाइज बोथ एक्टिव एंड पैसिव ब्राइबरी, देन इट विल क्रिमिनलाइज नॉट जस्ट ब्राइबरी ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स बट ऑल्सो ब्राइबरी एंटायरली इन प्राइवेट स्पेयर, does not require a proof of dishonesty, criminalize the failure to prevent bribery, it will effectively require those carrying on businesses in UK to have adequate measures or adequate procedures to prevent bribery taking place. So basically ये ओनर्स जो है ये कंपनी पे डालते हैं कि ब्राइबरी को प्रिवेंट करने के लिए कंपनी ने ही इनफ मेजर्स लेने चाहिए। The offences will have extensive extra-territorial reach,
उसके बाद कमिटिंग offenses could lead to imprisonment up to 10 years for individuals and unlimited fines for individuals and corporate bodies. There is no exception for facilitation payments. जैसे हमने वो greasing payments का exception देखा US की केस में, वैसे यहाँ पर exception नहीं है. Local customs and practices will not necessarily provide a defense. In इस act में there are okay. In case of this act, there are 4 offenses of bribing, such as first is bribing, then is being bribed, then is bribing foreign officials, and the fourth is corporate offense of failing to prevent bribery. मतलब इस bribing का जो इन्होंने दायरा है ये इन्होंने 4-fold बना दिया है. All acts of bribery have been covered. So now after US and UK we come to India. So we speak about the ICSI anti-bribery code. What is the need of the code? Okay, ये code क्यों ज़रूरी है? The main legislation, that is the Prevention of Corruption Act 1988, deals with corruption at present, does not provide definition of corruption itself. Okay. Also, in any corrupted transactions, there are 2 parties, that is the bribe giver and the bribe taker. But as per section 24 of the act, a statement made by a bribe giver in any proceeding against a public servant or for an offence shall not subject him to prosecution under section 12. This act also does not contain any provision directly dealing with active domestic bribery, that is the offence of giving bribe. So the code seeks to curb supply side of corruption prevalent in private sector and also covers surrogate corrupt practices. Now, what is the objective of the code? The objective of the code is to ensure that neither the company nor any of its employees, directors, or authorized representatives indulge in bribery in any of their actions taken for and on behalf of the company in the course of economic and financial or commercial activities of any kind. मतलब इन्होंने कोड में ना जो ब्राइबरी है उसको सारे एंगल से एड्रेस करने की कोशिश की है, मतलब गिवर साइड ऑल्सो एंड टेकर साइड ऑल्सो, राइट. Now scope. Corporate anti-bribery code, that is the code, may be adopted voluntarily by corporates. The code once adopted by the company shall be applicable to the company and its board of directors, employees, full-time, part-time, employed through any third-party contract, agents, associates, consultants, advisors, representatives, intermediaries, and कॉन्ट्रैक्टर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज. सो बेसिकली एक बार अगर कंपनी ने ये ICSI का एंटी ब्राइबरी कोड अडॉप्ट कर लिया तो ये सब पे अप्लाई होगा, कंपनी पे अप्लाई होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे अप्लाई होगा, एम्प्लॉयज़ पे अप्लाई होगा, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स पे अप्लाई होगा, एसोसिएट्स, एजेंट्स, एडवाइजर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, सारे लोगों पे अप्लाई होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, सब कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन सब पे ये अप्लाई होता है. सो इसका दायरा भी उन्होंने काफ़ी बड़ा रख दिया है. द ICSI एंटी-ब्राइबरी कोड अ वे अहेड. In the present scenario, when with a view to eradicate corruption from its core, people of the nation are called upon to leave the attitude of chalta hai and to adopt the attitude of badal sakta hai, right? For inclusive growth of the nation, a step forward would surely be a great association in the government's fight against corruption, black money, money laundering, and so on. It is beautifully said that everyone with their core strength hold the sky, then a sky of malicious act would never fall on the good of the people. In this line, code would be a step forward in acquainting the stakeholders about the deep effect and impact of corruption on the growth of corporates, along with the law to check and regulate the practices of bribery and corruption in the company. This would surely advance their proefficiencies in assisting the government's initiative towards building a corrupt-free new India. Right? There is no compromise when it comes to corruption. We have to fight it. So basically, corruption, bribery, इन सब के जो negative impact है ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं. ये reputational damage देता है, financial damage देता है,
इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को कम करता है, राइट, एंटरप्रेन्योरशिप को भी कम करता है। सो इन सब नेगेटिव इफेक्ट्स को एड्रेस करने के लिए आईसीएसआई जैसे आईसीएसआई एंटी ब्राइबरी कोड जैसे और ज़्यादा कोड्स की हमको आवश्यकता है आज की तारीख में। इट इज़ नॉट ओनली फॉर द कंपनी, इट इज़ ऑल्सो फॉर द एम्प्लॉयज़, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑल पार्टीज इन्वॉल्व एज इन दी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स, आपके जो एक्सटर्नल एजेंट्स है, उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है और ओवरऑल सोसाइटी इन जनरल है, इन सबको ऐसे कोड की आवश्यकता है। विद दिस वी एंड चैप्टर 12 हियर। थैंक यू।